गिरफ्तार। वहीं अब खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि हैदराबाद दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। आपको बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के मुख्य कार्यपालक डॉक्टर बीके बेहरा से मुलाकात की और मत्स्यिकी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य से पुरस्कृत होने पर बीके बेहरा ने, आपको बता दें कि बेहरा ने मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी बधाई दी, उनको भी बधाई दी और मत्स्य पालन से जुड़ी अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। तो सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसा सौरभ बहुगुणा ने कहा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तराखंड में लागू कर रोजगार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि सौरभ बहुगुणा वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ अपडेट वहां से है? चलिए उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा जो है वो हैदराबाद दौरे पर पशुपालक मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड को तो हैदराबाद दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे थे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के मुख्य कार्यपालक डॉक्टर बीके बेहरा से भी मुलाकात की थी और मत्स्यिकी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य से पुरस्कृत होने पर बीके बेहरा ने मंत्री सौरभ बहुगुणा को बधाई दी थी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मत्स्य पालन से जुड़ी अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत यहां पर दिखाई दे रही है और ये बयान सौरभ बहुगुणा ने खुद से दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तराखंड में लागू कर रोजगार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हैदराबाद दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के मुख्य कार्यपालक डॉक्टर बीके बेहरा से मुलाकात की। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, सौरभ बहुगुणा हैदराबाद दौरे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है? हाँ भारती, कहें तो पशुपालन मंत्री हैं यहाँ पर सौरभ बहुगुणा, गन्ना मंत्री, वो आज साउथ के दौरे पर है। तो पहले अपने पड़ाव हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद में उन्होंने वहां पर जो मुख्य कार्यपालक है राष्ट्रीय वाले बोर्ड के, उनके साथ उन्होंने बीके बेहरा जो है उनके साथ मुलाकात की है और इस क्षेत्र में क्या चीजें हो सकती हैं और साथ ही सर्वश्रेष्ठ हिमालय जो पुरस्कार बीके मंत्री को जो मिला है उसके लिए भी उन्होंने बधाई दी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कैसे हम उत्तराखंड में और बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने कई चीजों को लेकर चर्चा की। क्योंकि मत्स्य पालन का अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इसका बहुत स्कोप है और हम देखते हैं काफी लोग इसमें लगा भी रहते, मत्स्य पालन में लगे रहते हैं और अपने रोजगार की जो आजीविका है उसको बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। तो इस चीज को लगातार कहें तो जो विभाग है लगातार लोगों को प्रोत्साहित उत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए इसमें लगे। तो लगातार कहीं ना कहीं विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशन में सौरभ बहुगुणा जो लगातार जो नई योजनाएं आती हैं, जो इन चीजों को लेकर आते हैं, लगातार उसमें करते हैं। और अब जब वहां पर साउथ के दौरे में पहुंचे हैं तो वहां पर भी उन्होंने इस मामले में मुलाकात की है और विस्तार रूप से चर्चा भी की, कैसे हम यहाँ और आंध्र प्रदेश दोनों कैसे और इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या तकनीक के अनुसार वो बेहतर कर सकते हैं। तो इसको लेकर वहां पर उन्होंने चर्चा की है। कमल, आपने भी मत्स्य पालन का जिक्र किया और मेरा सवाल भी मत्स्य पालन को लेकर ही है कि जिस तरीके से मत्स्य पालन को लेकर तमाम चर्चाएं और कल्याणकारी योजनाओं को लाने की बात कही गई है, उनको लेकर कितना कुछ अपडेट आपके पास है?
हाँ भारतीय जो योजनाएं जो होती हैं यहाँ पर, इसमें कई मत्स्य पालन में कई चीजें यहाँ पर आती हैं। इसमें मछली पालन होता है, इसमें मुर्गी पालन होता है, इसमें और कई चीजें हैं जितनी मत्स्य पालन के अंदर आती है, और जिससे इस कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए। इसमें लगातार यहाँ राज्य सरकार द्वारा ज्यादा से लोगों को जोड़ने की कयावत चल रही है। सब्सिडी इसमें लगातार दी जाती है, और यथा संभव जहां भी होता है सब्सिडी देकर अगर लोन की जरूरत पड़ती है वो भी कराया जाता है। तो कुल मिला के यही है, कैसे लोगों की आजीविका को बढ़ाया जाए, कैसी नई योजना को डेवलप किया जाए, कैसे अन्य राज्यों से जानकर और कैसे इन योजनाओं को बढ़ाया जा सके, जिससे यहाँ के पशुपालकों को, मत्स्य पालन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास रहते हैं। और जैसे वहां पर पहुंचे, वहां भी उन्होंने इस बारे में पूरी उनसे चर्चा की है कि कैसे हम अपने राज्य में और इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे आंध्र प्रदेश है, काफी पुरानी स्टेट है, डेवलप हुआ है, भले ही उसे तेलंगाना अलग हो गया, लेकिन नई नई योजनाएं अन्य प्रदेशों में आती हैं। उन चीजों को भी कैसे और हम अपने यहाँ लोगों को इन चीजों से ज्यादा जोड़ सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में लगातार उन्होंने वहां पर चर्चा की है। ठीक है कमल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनौरी क्षेत्र में बारात में आए युवकों ने शराब पीकर बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाकर तेज गति से चलाना और पटाखे फोड़ना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर बुलेट को सीज कर दिया और साथ ही युवकों का ड्रिंक एंड ड्राइव में चालानी कार्रवाई की गई। धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर धनौरी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा है। इस दौरान सूचना मिली कि कलियर थाना क्षेत्र से धनौरी चौकी क्षेत्र की ओर बाजार से 3 युवक एक बुलेट पर सवार होकर उत्साह में मॉडिफाइड साइलेंसर में बुलेट से पटाखे छोड़ रहे थे। आपको बता दें कि जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने बुलेट सवार तीनों युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों का आपको बता दें कि एल्कोमीटर से चेक करने पर चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। बुलेट को बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, ड्रिंक एंड ड्राइव आदि धाराओं में सीज कर दिया गया है।
वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि उत्तराखंड में नए डीजीपी को नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि दीपम सेठ जो कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। तो राज्य के नए डीजीपी अब दीपम सेठ बन गए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटकर मूल कैडर उन्होंने ज्वाइन किया। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ हैं और उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। आपको बता दें कि गृह सचिव शैलेश बगौली ने यह आदेश जारी किया है। दीपम सेठ केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी और सीमा सशस्त्र बल दिल्ली मुख्यालय में सेवाएं दे रहे थे। ऋषिकेश के नटराज चौक के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि जोरदार टक्कर से वाहन जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और घटना में 3 लोग घायल हो गए, जबकि यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र पवार सहित 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मृतकों के शव भी सड़क से उठाकर मोर्चरी भेजे गए हैं। त्रिवेंद्र पवार की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। त्रिवेंद्र पवार के अलावा मरने वालों की पहचान डोईवाला निवासी गुरजीत सिंह और दिल्ली निवासी जतिन के रूप में हुई है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ये घटना नटराज चौक से देहरादून रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर एक वेडिंग पॉइंट के बाहर खड़ी हुई थी और घटना के दौरान पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी का समारोह वेडिंग पॉइंट में चल रहा था और जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे। वेडिंग पॉइंट के बाहर अनगिनत वाहन खड़े थे। ट्रक देहरादून की ओर से आ रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक ने वाहनों को टक्कर मारनी शुरू कर दी। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवर की पहचान विजय कुमार निवासी अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामले की अग्रिम जांच भी शुरू कर दी है। तो आपको ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रक ने सड़क पर आधा दर्जन से ज्यादा खड़े वाहनों में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में त्रिवेंद्र पवार की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि उनके मौत पर जो सीएम धामी है उन्होंने शोक व्यक्त भी किया है। आपको बता दें कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला वेडिंग पॉइंट के पास हुआ, जहां पर शादी समारोह जो था वो चल रहा था और तमाम सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी एक ट्रक जो था वो आता है और अनियंत्रित होकर आधा दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार देता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नारायण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये पूरा हादसा जो हुआ है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर अभी तक मिल पाया है? देखिए, ये जो सड़क हादसा हुआ है ऋषिकेश में अपने आप में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है और ये एक ऐसे समय पे हुआ है जिस समय पर एक शादी समारोह जो है वो एक वेडिंग पॉइंट में चल रहा था और वेडिंग शादी में शामिल होने के लिए जो है शहर और आसपास के इलाके से सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान जो है कुछ लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। अचानक एक ट्रक आता है जो बेकाबू हो जाता है और वो आधा दर्जन से अधिक कारों को टक्कर मारता है। इस दौरान कार में सवार हो रहे 3 लोगों की जो है मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए गए हैं। इस घटना के बाद से जो है शादी समारोह में जो है हलचल मच जाती है। शादी में जो खुशियां हो रही थी वहाँ अचानक से मातम हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कारों को साइड कराकर सबसे पहले ट्रैफिक को क्लियर करती है और उसके बाद जो वहाँ पे शव थे उनको उठाकर मोर्चरी में भेज देती है और अभी जितने भी शव थे उनका सबको पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो मौत हुई है उसमें जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो पूर्व यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके त्रिवेंद्र पवार, उनकी इसमें मौत हुई है। 71 साल उनकी जो है उम्र थी। उत्तराखंड गठन को लेकर के जो अहम लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो क्षेत्र में जो है शोक की लहर इस समय पर देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके अलावा ट्रक का जो ड्राइवर है उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो है एक मुकदमा भी ड्राइवर के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है।
फिलहाल अब इस मामले में अभी तक ये नहीं पता चला है कि घटना किस वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच शुरू की गई है, तभी पता पड़ पाएगा कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई थी। तो फिलहाल अभी पुलिस ने घटनास्थल का फिर से निरीक्षण किया है और अपनी एक रिपोर्ट इसमें तैयार जो है पुलिस वो कर रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो है ड्राइवर की लापरवाही जो है वो बहुत अहम बताई जा रही है। अब इस खबर पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। जो भी इसमें अपडेट सामने आती है वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून निवासी राकेश छेत्री ने आर्म रेसलिंग एशिया चैंपियनशिप में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। राकेश ने सिल्वर मेडल जीता है। मेडल जीतकर वापस लौटने पर राकेश का उनकी माता हीरा देवी और दोस्तों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी कराया। राकेश का सपना है कि वो आगामी इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करें। राकेश के पिता भूपेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में तैनात हैं और माता गृहिणी हैं। राकेश ने अपने इस सफलता का श्रेय अपनी माता पिता को दिया है और राकेश का कहना है कि उन्हें बचपन से ही खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का शौक रहा है और यही शौक आज उसे राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कंपटीशन था वो एशिया लेवल कंपटीशन था जिसमें हम मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अभी हमारा वो कंपटीशन हुआ है मुंबई में ओरिका सिटी और वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। अब तक मैं स्टेट खेल चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, ऑल इंडिया मतलब स्तर पे खेल चुका हूँ। और बाकी मैं जितने भी अभी कंपटीशन हो उसमें मतलब जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, अपने स्टेट का चैंपियन रह चुका हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट बहुत जगह कंपटीशन में रह चुका हूँ सर। अभी भविष्य के लिए अभी अब हमारा मतलब अभी वर्ल्ड हो रहा है सर सितंबर में अगले साल, तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ सर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी, जिसके लिए मतलब अभी कोचिंग वगैरह ले रहा हूँ मर्चेंट नेवी के लिए। तो अभी मर्चेंट नेवी का ही सर जॉब का तो वही है। तो सर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, तब जाके मतलब सर हाथ इतना काबिल हो पाता है कि सर मतलब जीत पाए। मतलब बहुत मेहनत लगती है सर। अभी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो चुका है आर्म रेसलिंग करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन खेलते हुए मतलब 1 साल हो चुका है सर।
लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित लालचंद वाला गांव में हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग में एक 9 साल के बच्चे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। खानपुर थाना पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंद वाला गांव में मुस्लिम समाज के एक परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था और मढ़े की रस्म के दौरान देर रात डीजे पर नाच गाना चल रहा था। इस दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग में 9 वर्ष के रिहान की गोली लग गई और आनन फानन में तुरंत एक बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की अस्पताल भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है और बाराती भी घर से ताला लगाकर फरार हो गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या था और अभी तक इसमें क्या कुछ अपडेट है? जी भारती जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 9 वर्षीय रेहान को गोली लग गई थी और आपको बता दूं हाल ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रुड़की के लिए भेज दिया था। इस पूरे मामले पे पुलिस जो है छानबीन कर रही है और जो बाराती थे उन्होंने मकान में ताला लगाकर वो फरार हो गए हैं। फिलहाल अभी ये अपडेट है। जी भारती जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आया है? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना यह है कि मामले की छानबीन की जा रही है, क्योंकि हर्ष फायरिंग के दौरान वहां पर कई लाइसेंसी हथियार थे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किस हथियार से फायरिंग हुई है जिससे रेहान की जान चली गई। धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।